बिल्डर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रहे रहने के दौरान भी घर खरीदारों को उनके फ्लैट का पोजीशन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार दिवालिया कानून यानी आईबीसी में बदलाव की तैयारी कर रही है और आगे चलकर दिवालिया प्रक्रिया को प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के आधार पर देखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर एक बिल्डर दिवालिया हो गया तो उसके सारे प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इसको तय किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चली रहने के बावजूद तैयार हो चुके घरों को उनके खरीदारों को सौंपा जा सकेगा। मौजूदा नियमों में बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होते ही उसके सभी प्रोजेक्ट्स पर काम रुक जाता है। सर, घर खरीदारों के नजरिए से देखें, बड़ी खबर है, राहत की ये आज के मनी सेंट्रल के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली एनसीआर में और देश के कई सारे हिस्सों में हमने बिल्डर्स को दिवालिया होते, बैंकरप्ट होते और अपना कामकाज रोकते देखा है, और इसका सीधा असर उन होम बायर्स पर, घर खरीदने वालों पर पड़ता है जिन्हें पता नहीं है कि बिल्डर क्या कर रहा है, वो क्यों दिवालिया हुआ, उसने कहाँ निवेश किया है और क्यों उसके प्रोजेक्ट नहीं चल रहे। इसमें बहुत सारे होम बायर्स कर्ज लेकर, लोन मॉर्टगेज करने के बाद अपनी संपत्ति का खरीद कर इंतजार करते हैं। ये कानून जिसके संकेत अभी मिल रहे हैं, इसके कंटूर से, इसके व्यापक प्रावधान हमें पता अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सरकार दिवालिया प्रक्रिया और होम बायर के अधिकारों को अलग अलग करने वाली है। यानी अगर किसी बिल्डर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, बैंकरप्ट घोषित किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ग्राहकों को घर नहीं मिलेगा, उसके ग्राहकों को घर देने की व्यवस्था की जाएगी, नंबर एक। और ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होम बायर हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की बचत लगाकर मकान बुक किया था, उन्हें इससे राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कि प्रक्रिया लागू कैसे की जाएगी, इसे आगे कैसे निकाला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो बदलाव होने वाला है, इसमें पूरे ग्रुप को डिफ़ॉल्टर दिवालिया नहीं माना जाएगा। जिस प्रोजेक्ट के साथ ही बैंक्रप्सी आई है उस पर वो ही केवल डील किया जाएगा। यानी अगर एक बिल्डर किसी शहर में 10 या 8 बड़ी इमारतें बना रहा है और उसमें एक प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट हुआ है या दिवालिया हुआ है, तो उसी पर एक कार्रवाई की जाएगी। फैसला देखने में प्रथम दृष्टया बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन जैसा हमने देखा है कि आमतौर पर बैंकरप्सी से जुड़े हुए मामले और उस पर भी रियल एस्टेट में होम बायर से जुड़े हुए मामलों में बहुत सारे पेंच होते हैं, और तमाम सारे रेगुलेटर्स के दखल के बावजूद, रेरा और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद, होम बायर्स की मुश्किलें जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं उनमें भी हल होने का नाम नहीं ले रही। पिछले करीब 8-9 साल से दिल्ली और एनसीआर के आसपास दर्जनों होम बायर अभी भी अपने घरों के लिए भटक रहे हैं, जबकि उनके या तो बिल्डर बैंकरप्ट हो गए या वो किसी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई की तरफ से रियल्टी कंपनी डीएलएफ को एक मामले में दी क्लीन चिट को निरस्त कर दिया है, और सीसीआई ने कहा है कि मामले की नए सिरे से जांच शुरू की जाए। गुरुग्राम में एक फ्लैट खरीदार ने साल 2018 में डीएलएफ के खिलाफ केस दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि डीएलएफ ने फ्लैट बेचने की शर्तों में अपने रसूख का इस्तेमाल किया है। उस समय सीसीआई ने शुरुआती जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। माना जा रहा है कि एनसीएलटी के इस फैसले का असर कई और मामलों पर भी पड़ सकता है। सर, ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? ये भी फैसला कंपटीशन से जुड़ा हुआ, और इसलिए हमने आज इसको शामिल किया है क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में कई सारे नए बदलाव हो रहे हैं। यह मामला ऐसा है कि इसमें कंपटीशन कमीशन ने एक व्यक्ति की शिकायत पर डीएलएफ के खिलाफ एक जांच की थी, पड़ताल की थी, और जिसमें डीएलएफ के पर एकाधिकार के आरोप थे और डीएलएफ को दोषी पाया था। लेकिन बाद में एक दूसरी जांच सीसीआई ने शुरू की थी। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कहना है कि कंपटीशन कानून में एक बार फैसले के बाद दोबारा जांच का कोई प्रावधान नहीं है, और इस तरह से जो बहुत सारे मामले इस समय कंपटीशन कानून के तहत चल रहे हैं जिनमें कि सब्सिक्वेंट इंक्वायरी या सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी जाती, वो शायद इससे रुकेगी। और इसलिए कई सारी कंपनियां जो कंपटीशन के मामलों को लेकर कंपटीशन कानून में उलझी हुई हैं, उन पर इसका असर पड़ सकता है।